आप सभी लोगों को क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ाने जा रहा हूं। और ये हम लोगों का मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन किसे कहा जाता है। लीनियर इक्वेशन का हिंदी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक समीकरण। जो हिंदी के स्टूडेंट हैं वो हिंदी में भी समझ सकते हैं। A equation which is in the form of ax plus by plus c equal to 0 is known as linear equation। मतलब ऐसा समीकरण जो किस रूप में रहेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में रहेगा। इस फॉर्म को आप याद रखेंगे। ऐसा समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में हो उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। हिंदी में रैखिक समीकरण कहा जाता है। जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? रैखिक समीकरण कहा जाता है। ओके, बात आप लोग और ध्यान दीजिएगा कि ये जो फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का, ये जो फॉर्म है इसमें आप देख रहे हैं कि x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है a, y का कोफिशिएंट b है और c जो है वो कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद। इसका वैल्यू वेरी नहीं करेगा, ये कांस्टेंट टर्म होगा। और ये जो a है और b है ये कोई नॉन जीरो नंबर होगा। ये नॉन जीरो नंबर्स होता है। नॉन जीरो नंबर्स कहने का मतलब है कि a और b के स्थान पर जीरो नहीं होगा। a इक्वल टू b इक्वल टू नॉट जीरो। बात समझ रहे हैं कि a और b का जो वैल्यू होगा वो जीरो नहीं होगा। c के स्थान पर जीरो हो सकता है, c के स्थान पर जीरो हो सकता है, क्योंकि देखिए यहां पे कांस्टेंट टर्म में आप काउंटिंग नंबर को भी रख सकते हैं और काउंटिंग नंबर में अगर आप जीरो को भी ऐड कर सकते हैं। होल नंबर के केस में भी उसे आप ले सकते हैं। तो c में आपका जीरो नहीं होगा, a और b आपका नॉन जीरो नंबर होगा। दैट मींस कि यहां पे जीरो नहीं होना चाहिए। आपको ये याद रखना है। और एक बात आप लोग समझ लीजिए, वेरिएबल को हिंदी में हम लोग चर कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसे चर कहा जाता है। और ये जो है ये अननोन वैल्यू होता है। मतलब जिस इसका वैल्यू हमें शुरू पता नहीं होता है कि इसका वैल्यू कितना आएगा, तो इसे अननोन वैल्यू के रूप में जाना जाता है। और एक चीज और होता है कि इसका जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होगा, अर्थात कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगा, आपको याद रखना है। इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगा, ये हमेशा वैरी करते रहेगा, मतलब बदलते रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल a b c x y z, इसे हम लोग वेरिएबल का नाम देते हैं। जो इंग्लिश के अल्फाबेट के लेटर्स जो होते हैं इसे हम लोग वेरिएबल का नाम देते हैं। बात समझ गए? आप लोगों का कांस्टेंट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अचर। वेरिएबल को हम लोग हिंदी में चर बोलते हैं और कांस्टेंट को अचर बोला जाता है।
अचर वो वैल्यू होता है जो फिक्स होगा, मतलब ये इसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा, ये वेरी नहीं करेगा, इसका मतलब इसका मान बदलेगा नहीं। जैसे यदि हम बोलते हैं, अगर हम लिखते हैं 5 तो ये 5 ही है, इसे आप 6 नहीं पढ़ सकते हैं, 7 नहीं पढ़ सकते, ये 5 ही है। कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू मतलब कि फिक्स वैल्यू जिसका मान बदलेगा नहीं, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे जितने भी काउंटिंग नंबर है, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, गिनती की संख्या जितने भी हैं, काउंटिंग नंबर्स को हिंदी में क्या बोला जाता है? गिनती की संख्या। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स है उन्हें आप कांस्टेंट का नाम दे सकते हैं, समझ गए? जितने भी अल्फाबेट्स हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक आप कुछ भी यूज कर दीजिए, उसे हम लोग वेरिएबल का नाम देंगे, और कांस्टेंट वैल्यू में आपका काउंटिंग नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? ये सब आपको कांस्टेंट वैल्यू के रूप में आपको दिखेगा। ओके, आप लोग और समझ लीजिए कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब आप लोग समझते हैं, इसका मतलब होता है गुणक, या इसको आप बोल सकते हैं गुणांक। हिंदी में कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणक, या इसे हम बोल सकते हैं गुणांक, ठीक है? तो क्या करेंगे इसमें, जैसे लीनियर इक्वेशन का के फॉर्म को हम लोग लिख देते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि x का इसमें कोफिशिएंट क्या है, या आपको पूछा जा सकता है कि x का गुणांक क्या है, हिंदी वाले स्टूडेंट को पूछा जाएगा x का गुणांक, तो गुणांक का मतलब है कि x के साथ गुना में क्या है, x के साथ गुना में क्या है। देखिए ये दोनों के बीच गुना का रिलेशन है, तो x के साथ गुना में क्या है a, तो x का गुणांक हो जाएगा a। y का गुणांक क्या हो जाएगा, y का गुणांक, दैट मीन्स कि कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा, y के साथ गुना में क्या है b, तो इसका गुणांक हो जाएगा b। कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू b एंड कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू a। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, जिनको हिंदी में समझना आप हिंदी में समझ सकते हैं, और इंग्लिश में समझना तो आप इंग्लिश में समझ सकते हैं। x का गुणांक दैट मीन्स कि कोफिशिएंट ऑफ x, इसका मतलब होता है गुणांक, मतलब x के साथ गुना में क्या है, x के साथ उसके साथ गुना में क्या है a, तो ये a हो जाएगा, और y के साथ गुना में क्या है b, तो ये b हो जाएगा। और c जो है वो कांस्टेंट टर्म होता है, c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अचर पद। और अचर पद का जो वैल्यू है वो वेरी नहीं करेगा, वेरी करने का मतलब उसका मान बदलेगा नहीं, उसका वैल्यू फिक्स होगा। जैसे कि काउंटिंग नंबर हम आप लोग को एग्जांपल दिए है ना, जिसमें आप होल नंबर को शामिल कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, ये सब के रूप यहां पर इस तरह का वैल्यू आपको दिखेगा। ओके, आइए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, अर्थात जो नीचे दिया गया इक्वेशन है आपका, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको हल करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का हिंदी होता है प्रतिस्थापन विधि। सब्स्टिट्यूशन मेथड का हिंदी होता है, इसका हिंदी होता है आपका प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो देखिए कैसे, जैसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.3 है, उसमें क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट नंबर में दे रखा है आपको क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकेंड है
x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये सेकेंड इक्वेशन है आपका। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे दो इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसीलिए इसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, या इसको बोल सकता है युग्म। इसको आप क्या बोल सकते हैं? युग्म। तो जोड़ा और युग्म का मतलब जैसे कि आप सिर्फ एक चप्पल तो नहीं पहनते हैं, आप दो चप्पल पहनते हैं कि एक ही चप्पल पहनकर चलते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो जोड़ा का मतलब है कि पेयर होना चाहिए, मतलब दो दो का पेयर होना चाहिए। युग्म का मतलब भी जोड़ा, उसका जो आप बोल लीजिए कि समझने के लिए आप जोड़ा उसे बोल सकते हैं कि एक जोड़ा चप्पल, दो जोड़ा जूता, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो इसमें दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और दो वेरिएबल आपको दिखेगा, जैसे कि यहां पर दो वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक्स और वाई, और दो लीनियर इक्वेशन, इसलिए इसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, मतलब रैखिक युग्म। क्या बोला जाता है? रैखिक समीकरण के युग्म। युग्म मतलब रैखिक समीकरण का युग्म आपको दिखेगा। यहां दो युग्म है, एक इक्वेशन फर्स्ट है और एक इक्वेशन सेकेंड है। इसमें हम लोगों को x इक्वल टू क्या वैल्यू होगा और y इक्वल टू क्या वैल्यू होगा, मतलब ये जो दो वेरिएबल हैं, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मतलब यहां दो वेरिएबल है और ये दो वेरिएबल का आपको वैल्यू निकालना है। किस मेथड का प्रयोग करते हुए? सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करते हुए। तो कैसे निकालेंगे देखिए, पहले तरीका सीख लीजिए कि इसको बनाना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है। देखिए सॉल्यूशन इसका आप लोग देख लीजिए। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन का मतलब इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट शॉर्ट में हम लिखते हैं, आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं इसका। x प्लस वाई इक्वल टू 14, x प्लस वाई इक्वल टू 14 ये दिया हुआ है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था। इसमें हम क्या करेंगे, कोई एक जो वेरिएबल है उसको हम इक्वल टू के वो साइड ले जाएंगे, x इक्वल टू 14, और ये जो प्लस y है उसको हम RHS की तरफ ले जाएंगे, तो यहां हो जाएगा -1, 14 माइनस वाई, क्योंकि कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट टर्म इधर प्लस में रहेगा तो बराबर के वो साइड जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका जो है इक्वेशन थर्ड हो गया, क्योंकि दो इक्वेशन हमने पहले ही मान लिया है, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड। इसको लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 14 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, तो x का वैल्यू अगर हम निकालेंगे, x का सिंगल वैल्यू, तो इसका आ जाएगा 14 माइनस वाई, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अगर आप चाहें तो x को भी उधर ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, y को इधर छोड़ सकते हैं और x को भी उधर ले जा सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। अब ये जो इक्वेशन थर्ड का जो वैल्यू है, इक्वेशन थर्ड में किसका वैल्यू है? x का। इसके वैल्यू को इक्वेशन 2 में लेके हम पुट करेंगे। अब इक्वेशन 2 क्या है हमारा? x माइनस वाई इक्वल टू 4, यही इक्वेशन 2 था हमारा। तो इक्वेशन थर्ड वाला जो वैल्यू है, मतलब समीकरण 3 का मान, हिंदी वाले बच्चे सुन लीजिए ध्यान से, समीकरण 3 का जो मान है वो समीकरण 2 में हम लेके रखेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए x का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ है? 14 माइनस वाई। तो सबसे पहले समीकरण 2 को लिख लेंगे, उसके बाद x का जो वैल्यू है 14 माइनस वाई, उसको x के स्थान पर लेके पुट कर देंगे, x के नीचे इसको हम डाल देंगे, x इक्वल टू 14 माइनस वाई है, यहां रख देंगे 14 माइनस वाई, उसके बाद माइनस का माइनस, उसके बाद y का y इक्वल टू 4। कुछ नहीं करना है, बस सिंपल जो x का यहाँ वैल्यू हम निकाले थे उसको लेके यहाँ पे हम रख दिए। उसके बाद देखिए कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद यहां देखेंगे, देखिए 14 यहां रख देंगे। अब देखिए माइनस वाई और माइनस वाई, आप दुकान में जाते हैं, 1 रुपया उधार करते हैं और फिर 1 रुपया उधार कर देते हैं, तो आपका टोटल उधार कितना हो जाता है?
2 रुपया। यदि आप 10 रुपया उधार शुरू में किए और फिर आप दुकान में गए फिर से 10 रुपया का उधार कर दिए तो टोटल उधार कितना हो जाएगा? 20 रुपीज का उधार होगा, जुड़ेगा लेकिन उधार नहीं दिखाएगा। तो 14 हो गया। तो माइनस वाई, इसको उधार मान के चलिए, माइनस वाई, क्योंकि माइनस का मतलब होता है निगेटिव, और निगेटिव जो है वो कर्ज को सूचित करता है। बात समझ रहे हैं? ऋण, ऋणात्मक। तो आपको समझना है कि माइनस वाई और माइनस वाई को ऐड कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? -2y। मतलब पहले हम माइनस वाई उधार किए फिर माइनस वाई उधार कर दिए तो टोटल उधार मेरा -2y हो गया। वाई वाई में था तो वाई में लिख दिए, अगर संख्या में रहता तो जोड़ के संख्या में माइनस को लिख देते, अगर यहाँ रहता -3 और -2 तो टोटल जोड़ के मेरा कितना उधार हो जाता? -5। समझ गया? तो 14 - 2y इक्वल टू हो गया तुम्हारा 4। तो यहां हो जाएगा -2y इक्वल टू 4, ये अपने जगह रहेगा। अब देखिए ये 14 एक कांस्टेंट टर्म है और ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, दोनों का कास्ट सेम है, जाति सेम है, इसलिए दोनों का दोस्ती होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 14 को हम बराबर के वो साइड ले जाएंगे तो चूंकि प्लस में है कुछ नहीं है, मतलब प्लस समझना है, तो यहां हो जाएगा माइनस। ठीक है, +14 को इक्वल टू के वो साइड ले जाइएगा तो वो माइनस में चल जाएगा, है ना। तो यहां हो जाएगा आपका -2y इक्वल टू कितना हो गया? -2y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 - 14 -10। तो माइनस से माइनस कट गया, y माइनस से माइनस कट गया और फिर 2 5 जा 10, डायरेक्ट काट सकते हैं, 2 5 जा 10। तो y का वैल्यू हमारा निकल कर आ गया 5। y का वैल्यू कितना निकल कर आ गया? 5। अब ये जो y का वैल्यू है, इस y के वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। और इक्वेशन जो 3 क्या था हमारा? देखिए x इक्वल टू 14 - y, देख रहा है, x इक्वल टू 14 - y, ये था इक्वेशन 3 हम लोगों का। तो x इक्वल टू 14 - y, तो y का वैल्यू मेरा कितना था? 5। तो इसको चुपचाप लेके y के स्थान पर रख देना है, तो यहां कितना निकल कर आ जाएगा? 9। तो x का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का 9, तो x इक्वल टू 9 आंसर हो जाएगा। तो यहां पर 2 वेरिएबल का हम लोग को वैल्यू को फाइंड आउट करना था, जिसमें x का वैल्यू 9 होगा और y का वैल्यू 5, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी या सीबीएसई में भी एनसीईआरटी बुक को हम लोगों को पढ़ना है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट हो तो उससे रिलेटेड क्वेरी आप हमसे कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और यदि आपको किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट समझने में परेशानी होगी तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दें, मैं आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ओके, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो की लिंक अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।